गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और इन द लास्ट क्लास बच्चों हम पढ़ रहे थे क्या, थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इसी में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में थे। जो क्वेश्चन था, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। कि जो आजकल की मॉडर्न दुनिया है वो भरी पड़ी है इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर, वरी और इन सभी चीजों से। इनके बारे में हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। तो क्या तरीके हैं हम इनसे बाहर निकल सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन को हम लास्ट क्लास में भी बच्चों डिस्कस कर रहे थे। इसको एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमें बताए जाएंगे हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, वो तरीके जो हेल्दी हैं, ठीक है, जो अच्छे तरीके हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रेस से और इन सभी चीजों से बाहर निकल सकते हैं। तो उसमें हमने पहली चीज देखी थी कि फिजिकल एक्टिविटीज, कि अगर आप अपने शारीरिक गतिविधियां करते रहेंगे, अपने शरीर को दिन भर बिजी रखेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे अपने शरीर से, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, स्पोर्ट्स, कोई आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई खेल, योगा आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, योग अभ्यास आप कर सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज में आप जा सकते हैं, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज क्या हो जाती है बच्चों, कि आप ट्रैकिंग पे चले गए, ठीक है, ट्रैकिंग की आपने, या कहीं पे आप कैंपिंग वगैरह करते हैं। इस तरह की चीजों को हम आउटडोर एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक। और आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत सारी दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। कुछ लोग बंजी जंपिंग करते हैं, कोई साइकिलिंग करता है, और कोई मोटरसाइकिलिंग, ये सारी चीजें भी करते हैं। तो इन सभी चीजों से जहाँ पे हम शारीरिक रूप से अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रख रहे हैं, ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। और ये हमारे शरीर को साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को भी सही रखती है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव परस्यूट्स। हम कुछ क्रिएटिव चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग बनाना, आर्ट्स, म्यूजिक सीखना, ठीक है, संगीत सीखना, राइटिंग, आप लेखन का कार्य कर सकते हैं। हॉबीज, ये जितनी भी हॉबीज हैं ये हमें एक इमोशनल आउटलेट प्रोवाइड करती है, कि हम जो अपनी भावनाएं हैं, जो भावनाओं का कई बार क्या बन जाता है बच्चों, एक गुच्छा सा बन जाता है हमारे अंदर, हमारी जो भावनाएं हैं वो दब के रह जाती हैं। इन एक्टिविटीज के थ्रू, इन हॉबीज के थ्रू हम उन भावनाओं को, जो बहुत वक्त से अंदर दबी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर वो अच्छी भावना है तो दैट इज गुड, बट अगर वो भावनाएं नेगेटिव हैं तो उनको बाहर एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो हमारे शरीर को और मन को, मस्तिष्क को क्या करती हैं, अंदर से खोखला करने का काम करती हैं, कमजोर करने का काम करती हैं। तो ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस, ऐसी भावनाओं को बाहर कैसे निकाला जाए, इनको निकाला जाता है बच्चों। या तो आप लिखने का कार्य कर सकते हैं, लिख सकते हैं उन बातों को, आप कोई कला सीख सकते हैं, कोई म्यूजिक, डांस, ये सारी जो चीजें हैं, ये क्रिएटिव परस्यूट्स जो हैं वो हमारी इन भावनाओं को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। और हमें साथ ही साथ एक आत्मसंतोष का भाव भी मिलता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज सोशल कनेक्शंस, यानी कि आप लोगों से जुड़े, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहे। ये नहीं कहेंगे कि सबको ही अपना एक मित्र बना दे, सब कर ले, लेकिन एक एटलीस्ट आपका एक सोशल सर्कल होना चाहिए, जहाँ पे आप कुछ लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो कुछ लोग कौन हो सकते हैं बच्चों, आपका परिवार भी हो सकता है, ठीक है। और जिन लोगों का जो इतने खुशकिस्मत नहीं है कि उनके पास एक अच्छा परिवार नहीं है, या फिर इतना ऐसा परिवार नहीं है जिन जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, तो वो मित्र बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, और अपना एक सपोर्ट सिस्टम। इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं है। जब कभी भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, या फिर हमें कोई दुख होता है, तो हमारे साथ उस दुख को बांटने के लिए और लोग भी हैं, ठीक है। और कई बार जब हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, तो उन खुशियों को बांटने के लिए भी हमारे साथ लोग हैं। तो इस तरह का हमें एक सोशल कनेक्शन बिल्ड करना भी जरूरी होता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने शरीर और साथ ही साथ मन, मस्तिष्क को भी रिलैक्स कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं। वो क्या होती है बच्चों टेक्निक्स, मेडिटेशन। आप ध्यान का अभ्यास करें, आप किसी अ, चीज पे ध्यान लगाएं, या फिर खुद की अंतरात्मा पे ध्यान लगाएं। वो ध्यान लगाने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप अपने ध्यान के इस अभ्यास को मजबूत करें। इससे आपको क्या होगा बच्चों, आपके मन को, जो मन दिन भर भटकता रहता है इधर से उधर, कभी भविष्य की चिंताएं करता है, कभी पास्ट में हुई मिस्टेक्स, गलतियों को
रिग्रेट के रूप में सोचता रहता है और प्रेजेंट को एंजॉय करना और प्रेजेंट में अपना काम करना भूल जाता है कि मुझे प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में अपना 100% देना है, तब जाके ही जो मेरा फ्यूचर है वो अच्छा हो पाएगा। और जो पास्ट में जो चीज़ें हो गई उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथों में नहीं है, जो हो गया सो हो गया, और हमें सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान प्रेजेंट पे देना है। तो ये प्रेजेंट में रहने की टेक्निक बोलने में भले ही बहुत आसान लगती हो, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक। वर्तमान में रह पाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों है? इस चंचल मन के कारण, क्योंकि जो हमारा माइंड है बच्चों, इट्स अ मंकी माइंड। ठीक है, हमारा मन हर वक्त भटकता रहता है, आप उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल को दूर करने में और इस मंकी माइंड को एक काम माइंड बनाने में कौन हेल्प करता है? ध्यान, मेडिटेशन हेल्प करती है। दूसरा टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। आप क्या कर सकते हैं? लंबी गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पे पूरा ध्यान दें। ठीक है, अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करें। एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, और कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप अपने यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स, आप अपने कपड़े धो रहे हैं। तो कपड़े धोते वक्त अगर आप पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस काम पे दें। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, इससे बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो भोजन करते वक्त आपका पूरा ध्यान बच्चों सिर्फ और सिर्फ योर होल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन योर फूड। आपका पूरा ध्यान अपने खाने पे होना चाहिए कि सबसे पहले आप थैंकफुल फील करें कि आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपको खाना मिल पा रहा है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है उन्हें, और भुखमरी का जो हालत है वो आप सभी उससे अ, आप उसके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप खाना खाते वक्त उसके टेस्ट को ध्यान दें कि हाँ किस तरह का टेस्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें, हर बाइट पे ध्यान दें कि आपने एक बाइट ली है, उसको आपने कितने बार आप च्यू कर रहे हैं, उसे कितना चबा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दें और उससे आपको क्या न्यूट्रिशन मिलने वाला है, क्या आपको न्यूट्रिएंट्स उससे मिल रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान दें। जबकि उसके बजाय क्या होता है बच्चों, आजकल हम सभी, सिर्फ बच्चों की बात नहीं, इवन एडल्ट्स भी क्या करते हैं, खाना खाते वक्त या तो मोबाइल फोन्स देखते हैं या फिर टीवी टेलीविजन वगैरह देखते हैं। तो ऐसे में अगर हम हमारा पूरा ध्यान हमारे टेलीविजन पे है या हमारे फोन पे है, और हम जिस खाने को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, द फूड वी आर टेकिंग इन टेकिंग, तो उसका हमें बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, हमें वो पूरे उसके जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ये होती हैं बच्चों क्या, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, कि आप जिस काम को कर रहे हैं आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उस काम पे हो। ठीक है, इसे कहेंगे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट टेक्निक है ट्रैवल एंड वेकेशंस। ट्रैवल मतलब घूमना, और वेकेशन छुट्टियां लेकर आप घूमें। ठीक है, अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई के बीच में से थोड़ा वक्त निकालें और कहीं घूमने जाएं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप काम करते हैं, तो भी बीच में आप कभी कभी छुट्टी लेकर के घूमने जाएं, वेकेशंस पे जाएं। लेकिन वेकेशंस पे जाने का, ट्रैवल करने का आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, या फिर आप घूमने जा रहे हैं खुद को समझने के लिए, एक भाग दौड़ बड़ी लाइफ से ब्रेक लेने के लिए और अपना ध्यान अपने आप पे लाने के लिए, खुद को जानने के लिए और दुनिया को जानने के लिए, उससे सीखने के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बच्चों आपके ट्रैवल और वेकेशंस के, आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। टेक ब्रेक फ्रॉम डेली रूटीन्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। नई जगहों पे जाएं, नई जगहों पे जाएंगे तो बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और अलग अलग अनुभव आपको, नए नए अनुभव आपको होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है बच्चों, हमारे स्ट्रेस को, हमारा जो फियर है, एंजाइटी है, इन सारी चीजों को दूर करने में हेल्प करती है। लास्ट टेक्निक वाज बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी दिनचर्या है, वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा अधिक ना कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम कर रहे हैं तो काम इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि आप पूरी तरह से बस सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे हैं और बाकी चीजें आपने क्या कर दी हैं, इग्नोर कर दी हैं। अपनी हेल्थ को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, नींद पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारी चीजें बैलेंस लेके चलिए। और ऐसा भी नहीं कि आप सो रहे हैं तो सिर्फ सो रहे हैं, आपका काम पेंडिंग पड़ा है, ये सारी चीजें। तो हमें क्या करना है कि हमें जो लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है वो एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें सब चीजें समान रूप से होनी चाहिए। हमारा फूड भी, हमारा भोजन, हम एक अच्छा भोजन लें, समय पे भोजन लें, ना बहुत ज्यादा खाएं
ना बहुत कम खाएं। भरपूर नींद लें, जितनी हमारी बॉडी को और माइंड को उसकी रिक्वायरमेंट है। ना बहुत ज़्यादा नींद लें, ना बहुत कम नींद लें। काम करें अपने वर्किंग आवर्स में, और बीच बीच में इस काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने माइंड को स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए इधर उधर थोड़ा नए एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जाए। तो इस तरह से अगर हम एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल लेके चलते हैं, जिस लाइफस्टाइल में आपका काम भी आ रहा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, रिलेशनशिप्स भी आप बिल्ड कर रहे हैं, अपने परिवार वालों से आप अच्छे संबंध बना के चल रहे हैं, आपका एक सोशल सर्कल है, एक अच्छा सोशल सर्कल है, तो अगर ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो ना आपको कभी स्ट्रेस होगा, ना कोई एंजाइटी होगी, ना आप डरेंगे, ना कुछ भी चीज आपके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो ये वो सारी टेक्निक्स थी बच्चों, जिनसे हम इनसिक्योरिटी, फियर, जो वॉर, युद्ध की समस्याएं हैं, वरी है, स्ट्रेस है, इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म थे। नेक्स्ट है बच्चों एस्केपिस्ट टेंडेंसीज। अब एक होता है कि हेल्दी तरीके से चीजों को डील करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और एक होता है प्रॉब्लम से बच के भागने की कोशिश करना। ठीक है, उनसे फेस टू फेस उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उनसे बच के भाग रहे हैं। तो उसको कहेंगे हम एस्केपिस्ट टेंडेंसीज, जो कि चार्ली यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, चार्ली भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा था। जो मॉडर्न दुनिया की जो समस्याएं थी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि दुनिया कितनी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे हर वक्त तो युद्ध का खतरा लगा रहता है, वर्क में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो उसको हेल्दी तरीके से डील ना करने के बजाय क्या करता है, उससे बचने का कोई तरीका ढूंढता है। और वो क्या हो सकते हैं बच्चों, आपकी कुछ कलेक्ट करने की हॉबीज। फॉर एग्जाम्पल चार्ली के केस में वो स्टैम्प्स कलेक्ट करने लगा था, क्योंकि स्टैम्प्स कलेक्ट करना क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि वो अभी भी पुराने वक्त में जी रहा है। ठीक है, क्योंकि जो पुराना वक्त था, फॉर एग्जाम्पल इन दिस स्टोरी द ओल्ड टाइम दैट हैज बीन मेंशन्ड इज बिफोर द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। विश्व युद्ध होने से पहले के समय के बारे में बताया गया है कि उस वक्त जिंदगी बहुत सरल हुआ करती थी, और ना कोई स्ट्रेस था, ना एंजाइटी थी, और विश्व के सभी देश भी आपस में बहुत ही पीसफुली रहा करते थे। किसी का आपसी कोई द्वेष नहीं था, और लड़ाइयाँ नहीं चलती थी। ठीक है, तो वो अभी भी चार्ली उसी वक्त में जी रहा है और वहीं जाना चाहता है, इसलिए वो पुराने स्टैम्प्स कलेक्ट करता रहता है। वो किताबें भी वैसी पढ़ रहा है जो पुराने वक्त की किताबें हैं। मूवीज देखना, मूवीज देखना भी एक एस्केपिस्ट टेंडेंसीज है, क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं बच्चों, खासकर फिक्शन मूवीज, जिनमें एक काल्पनिक कथा, काल्पनिक दुनिया हमें बताई जाती है, तो हम थोड़ी देर के लिए, भले वो मूवी 2 या 3 घंटे की है, लेकिन अपनी दुनिया से हटके कहाँ चले जाते हैं, काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। ठीक, तो वो क्या कर रहे हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम एक फेक इमेजिनेशन सी क्रिएट कर रहे हैं, और फेक इमेजिनेशन ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी देर रहेगी और फिर वापस से आपको रियलिटी में आना है। तो इससे बेटर ये है कि आप जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को क्या करें बच्चों, ढालें। फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग, यानी कि आप दिन में बैठे हुए, आप प्रेजेंट में हैं, लेकिन आप पास्ट की चीजों को सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, एस्केपिस्ट टेंडेंसीज थी। और साथ ही साथ हमें बताए गए हैं फिर मॉडर्न सॉल्यूशंस, क्योंकि मॉडर्न वर्ड है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो क्या मॉडर्न सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह से गुजर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, तो बच्चों प्रोफेशनल काउंसलिंग ले सकता है, थेरेपी सेशंस ले सकता है। आज की डेट में जो मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनकी आप क्या कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, थेरेपीज वगैरह उनसे ले सकते, काउंसलिंग ले करवा सकते हैं। और काउंसलिंग में क्या होता है बच्चों, कुछ खास नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हमारा एक सोशल ग्रुप है, तो वहाँ हम अपनी इमोशंस को बाहर निकालते हैं, फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के सामने भी हम क्या करते हैं, हमारे वो दबे हुए भाव जो कहीं बहुत समय से हमारे अंदर छिपे हुए हैं, शायद हमें खुद भी उनके बारे में नहीं पता कि ये इमोशन मेरे अंदर दबा हुआ है, वो साइकोलॉजिस्ट उस दबे हुए भाव को बाहर निकालने में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है, और वो ये समझने की कोशिश करता है कि ये पर्सन किस वजह से परेशान है, और उस थॉट को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये मॉडर्न सॉल्यूशंस में से एक एग्जांपल हो गया। सपोर्ट ग्रुप्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कुछ ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जिनका आप पार्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, इस तरह से ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं, जैसे फॉर पीपल हु आर सफरिंग विद, जिन्हें जो अल्कोहल से एडिक्ट है, तो इस तरह से एक ग्रुप बनते हैं, जहाँ पे सभी लोग जो इस सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं वो आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और नए नए सोल्यूशंस निकालते हैं कि हम किस तरह से इस एडिक्शन से बच सकते हैं।
तो ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं बच्चों, ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड, और आजकल सबको आपस में जोड़े रखने के लिए क्या आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपनी किसी भी समस्या को, हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम तुरंत ही अपने लव्ड वंस, जिन्हें हम प्यार करते हैं, हमारे जो परिवार वाले हैं, उनको फोन करके वीडियो कॉल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी मॉडर्न सॉल्यूशंस हमारे पास ये हैं। एजुकेशनल परस्यूट्स और पर्सनल ग्रोथ, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने एजुकेशन के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करिए, खुद को जानिए, और इस दुनिया को जानेंगे तो क्या होगा, आप इन स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह चीजों से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। लास्ट में हम कहेंगे द की इज फाइंडिंग हेल्दी कंस्ट्रक्टिव वेज टू मैनेज स्ट्रेस रादर देन कंप्लीटली एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी, कि हमें क्या करना है, हम मानते हैं कि हमारे आजकल के मॉडर्न दुनिया में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें हेल्दी तरीके ढूंढने हैं, ठीक है। एक अच्छे तरीके ढूंढने हैं, कंस्ट्रक्टिव वेज ढूंढने हैं इस स्ट्रेस को मैनेज करने के, ना कि हमें रियलिटी से भागना है, क्योंकि हम रियलिटी से भाग नहीं सकते। आप रियलिटी से कितना भागेंगे, या तो फिर हो सकेगा कि आप इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हैं, या फिर वो इमेजिनरी दुनिया कुछ टेम्पररी वक्त के लिए होगी और फिर से आपको रियलिटी तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। So the question is, do you see an intersection of time and space in the story? क्या आप इस कहानी में टाइम और स्पेस को इंटरसेक्ट होते हुए देख पा रहे हैं? तो सबसे पहले जानते हैं इंटरसेक्ट होता क्या है। आपने बच्चों मैथ में पढ़ा होगा, टू लाइंस कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, काटती हुई जाती हैं। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि ये टाइम टाइम की लाइन है और ये स्पेस की लाइन है। क्या ये लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं? इस स्टोरी के थ्रू क्या हम ये जान पाते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल, यस, द स्टोरी ब्रिलियंटली डेमोन्स्ट्रेट्स मल्टीपल इंटरसेक्शंस ऑफ टाइम एंड स्पेस थ्रू आउट चार्लीज एक्सपीरियंस। चार्ली जो चीजें एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, उसमें हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि समय और स्थान आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब आप कुछ ऐसे समझिए बच्चों कि एक ही वक्त पे, सेम टाइम पे एक पर्सन दो जगहों पे है, ठीक है, वो पास्ट में भी है और वो प्रेजेंट में भी मौजूद है। इसको कहेंगे स्पेस और टाइम का इंटरसेक्शन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो टाइम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कभी वो पास्ट में चला जा रहा है तो कभी वो प्रेजेंट और कभी फ्यूचर में। समझते हैं बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू। पहला जो पॉइंट है वो है बच्चों फिजिकल स्पेस और टाइम का एनॉमलीज, ठीक है, फिजिकल स्पेस और टाइम एनॉमलीज कैसे आई। जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एग्जिस्ट इन 1950s, बट चार्ली डिस्कवर्स अ थर्ड लेवल दैट बिलोंग्स टू 1894। क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल था जहाँ पे चार्ली रहता था, वो 1950s की बात थी, ठीक है, 1950 से वो बिलोंग कर रहा था। लेकिन अचानक से वो एक दिन थर्ड लेवल में चला जाता है, जहाँ पे वक्त कहाँ का था, 1894, 1894 का वक्त चल रहा था। तो ये क्या हो गया बच्चों, स्पेस और टाइम में इंटरसेक्शन हो गया। द सेम फिजिकल लोकेशन ग्रैंड सेंट्रल कंटेन्स डिफरेंट टाइम पीरियड साइमल्टेनियसली, कि एक ही जगह में हमें दो टाइम पीरियड देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड लेवल पे अगर हम हैं ग्रैंड सेंट्रल के, तो हम 1950s के वक्त में हैं, और अगर हम थर्ड लेवल में चले जाते हैं तो सेम वक्त में हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं बच्चों, 1894 में पहुंच जा रहे हैं। तो ये भी क्या शो करता है, स्पेस टाइम इंटरसेक्शन। The architecture, lighting, gas lamps, and decor of the third level belong to the 19th century. जो आर्किटेक्चर था वहाँ की, जिस तरह से चीजें बनाई गई थी थर्ड लेवल पे, जो लाइटनिंग्स थी, डेकोर था, यानी कि जो डिजाइनिंग थी, वो 19th सेंचुरी यानी कि 1894 की थी। जबकि फर्स्ट और सेकंड लेवल में चीजें 1950s के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइज हो चुकी थी, और वो भी सेम वक्त में ऐसा हो रहा है। मतलब एक पल में आप फर्स्ट लेवल में हैं तो 1957 1950 में है, और अगर आप थर्ड लेवल में चले जाते हैं दूसरे पल में, तो आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं, 1894 में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगला आता है करेंसी एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चार्लीज मॉडर्न मनी इज रिजेक्टेड इन 1894, शोइंग हाउ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट। हमने क्या देखा था कि चार्ली जब थर्ड लेवल में जाता है तो वहां से टिकट खरीद रहा होता है, और कौन सा पैसा देता है बच्चों, अपना 1950s का करंट करेंसी दे रहा होता है, जो कि उस वक्त रिजेक्ट की जा रही थी, क्योंकि उस वक्त वो मान्य नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शोइंग हाउ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड्स कैन नॉट को एग्जिस्ट, यानी कि दो अलग अलग वक्त की चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि अगर आप 1950s के करेंसी को 1894 में यूज करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और 1894 की करेंसी को 1950s में यूज करते हैं तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो दो अलग अलग वक्तों की चीजें एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। The first day cover serves as a bridge between 1894 and the present. फर्स्ट डे कवर जो था वो क्या था बच्चों, एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा था, एक पुल का काम कर रहा था, जो 1894 के समय को 1950 के समय के साथ जोड़ रहा था। यहां तक क्लियर है? बच्चों अगला पॉइंट है कल्चरल एंड सोशल इंटरसेक्शंस, कि किस तरह से कल्चरल और सोशल इंटरसेक्शंस भी हो रहे थे उस वक्त। तो हम देखते हैं कि क्लोथिंग स्टाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल करियर एंड Swiss locomotive and social customs of 1894 appear in modern Grand Central. जो 1894 के वक्त का जो पहनावा था, क्लोथिंग स्टाइल्स थी, ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम था, उसे हम ग्रैंड सेंट्रल में देख पा रहे थे, जो कि 1950s में एग्जिस्ट करता था। यानी कि 1894 का कस्टम, कल्चर और क्लोथिंग पैटर्न कहाँ देख रहे थे? 1950s में देख पा रहे थे। Newspapers like The World from June 11, 1894 exist alongside contemporary elements. यानी कि जो न्यूज़पेपर बच्चों 1894 में द वर्ल्ड नाम से आया करता था, पब्लिश हुआ करता था, उसे हम देख पा रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी कि मॉडर्न टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल टाइमलाइन इंटरसेक्शंस। पर्सनल टाइमलाइन इंटरसेक्शंस में हम देखते हैं कि सैम एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एज चार्लीज कंटेम्प्रेरी साइकेट्रिस्ट एंड एज समवन लिविंग इन 1894 गेल्सबर्ग। जो सैम है वो एक ही इंसान सैम दो अलग अलग जगहों पे दो अलग अलग टाइमलाइन में रह रहा है। ठीक है, एक तो सैम जो है 1950s में चार्ली का साइकेट्रिस्ट के रूप में रह रहा है, और दूसरा सैम 1894 में स्टूडेंट्स गेल्सबर्ग में रह रहा है और वहां से चार्ली को लेटर भेजता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक ही व्यक्ति दो अलग अलग टाइमलाइन में जी रहा है और रह रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे पर्सनल टाइमलाइन इंटरसेक्शंस। द लेटर क्रिएट्स अ टेम्पोरल लूप वेयर पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेट। जो लेटर है, जो पत्र है, वो एक तरह का लूप क्रिएट करता है। लूप बच्चों कुछ ऐसा लूप जो पास्ट को और प्रेजेंट को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। जो सैम है वो पास्ट में भी रह रहा है और साथ ही साथ वो करंट में भी रह रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ टाइम लूप वहां पे बन गया है बच्चों। These intersections blur the boundaries between different eras, suggesting that time and space are not as fixed as we normally believe. ये क्या कर देते हैं बच्चों, हम मान के ही चलते हैं कि समय और स्पेस में क्या है, बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज किस तरह से बाउंड्रीज, फॉर एग्जाम्पल जो कल का दिन था, मैं मुझे पता है कि मैं उसमें वापस नहीं जा सकता, तो एक बाउंड्रीज सेट है। लेकिन ये चैप्टर में जो हमें चीजें बताई गई हैं वो हमारे इस बिलीफ को क्या करती है, थोड़ा सा चेंज करती हैं, और हमें ये भी बताती हैं कि जितना हम इन बाउंड्रीज को सख्त समझते हैं कि हम टाइम में आगे पीछे नहीं जा सकते, वैसा भी नहीं है। टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को भी क्या किया जा सकता है, क्रॉस किया जा सकता है, ब्लर हो सकती हैं वो बाउंड्रीज। ठीक है बच्चों, तो हमें ये जानने को मिला इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Apparently, illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss. कई बार जिन चीजों को हम बहुत ज्यादा इलॉजिक मानते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने तर्क के माध्यम से समझा नहीं सकते हैं, बिल्कुल बेसलेस बातें हम जिन्हें कहते हैं, कई बार वही चीजें फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस बन जाती है। मतलब भविष्य में आकर के वो सही साबित हो जाती है, जिन्हें हमने अतीत में कभी इलॉजिक माना हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा बहुत पुराने वक्त में कि इंसान कभी आसमान में उड़ सकेगा चिड़ियाओं की तरह, पक्षियों की तरह। लेकिन उस वक्त वो बातें इलॉजिक थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है बच्चों, एरोप्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, चॉपर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इनमें इंसान उड़ रहा है आसमान में। तो सेम चीज ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि पास्ट की इलॉजिकल बातें फ्यूचर में आके क्या हो जाती हैं, सही साबित हो जाती हैं। तो आपको कुछ और इन चीजों पे डिस्कस करना है और अपने भी एग्जांपल्स देने हैं। The statement suggests that ideas that seem impossible or illogical today often become reality in the future through scientific and technological advancement.
हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि जो बातें आज वर्तमान में प्रेजेंट में हमें लॉजिकल लग रही हैं, ठीक है, हो सकता है आने वाले भविष्य में वो सारी बातें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, जिन चीजों पे हम आज की डेट में बिलीव नहीं कर सकते हैं। कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। वही सेम फर्स्ट एग्जांपल वही आया बच्चों हमारे पास फ्लाइट का। द राइट ब्रदर्स ड्रीम ऑफ ह्यूमन फ्लाइट सीम्ड इम्पॉसिबल अंटिल दे इन्वेंटेड द एयरप्लेन। कि जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा था तो सबने उन्हें पागल करार दिया था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये तो पागल हो गए, फालतू की बातें कर रहे हैं। लेकिन राइट ब्रदर्स ने क्या किया बच्चों, सच में एरोप्लेन बना के इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट किया। कम्युनिकेशन, क्या कभी कोई सोच सकता था कि इस तरह से इंटरनेट के थ्रू हम चुटकियों में बहुत दूर बैठे व्यक्ति से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। पास्ट में वो क्या था, इलॉजिकल था एकदम, लेकिन आज आज की डेट में वो एकदम क्या है बच्चों, पॉसिबल है। और होने वाले समय हो सकता है भविष्य में और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें एडवांस हो जाए। मे बी ये जिसे टेलीपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं कि पल भर में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, जिसे टेलीपोर्टिंग कहा जाता है। जो हमने सुना होगा कि बच्चों पुराने वक्त में ऋषि मुनि सिर्फ और सिर्फ कुछ मंत्र का जाप करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तो बट प्रेजेंट में हमें क्या लगता है, ये सब चीज़ें लॉजिकल लगती हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। मे बी हो सकता है फ्यूचर में टेलीपोर्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी क्या हो जाए, रियलिटी बन जाए। जैसे कि कम्युनिकेशन था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल्स टेलीफोन वाज इनिशियली कंसिडर्ड अ मेयर नोवेल्टी। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी पहली बार टेलीफोन पे काम कर रहे थे तो लोगों को लगता था कि ये सब फालतू की चीजें हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्या कभी कोई सोच सकता था कि हम कभी स्पेस में भी जा पाएंगे, अंतरिक्ष में जा पाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो पाया। कंप्यूटिंग, कंप्यूटर्स के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, बट वो चीजें भी अब क्या है, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें अब रियलिटी का पार्ट बन चुकी हैं। और अगर हम थर्ड लेवल के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों बात करें तो चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ टाइम ट्रेवल माइट सीम इलॉजिकल नाउ। कि जब हमने ये चैप्टर पढ़ा जिसमें चार्ली टाइम ट्रेवल कर रहा है, हमारे लिए अभी लॉजिकल है कि हमें पता है कि टाइम ट्रेवल ऐसे नहीं हो सकता है, हम पास्ट में नहीं जा सकते हैं, फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं। अभी ये सब चीजें लॉजिकल है। मे भी हो सकता है फ्यूचर में इन चीजों पे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि सच में लोग टाइम ट्रेवल कर सकें। Concepts like parallel universe, time travel, dimensional shifts are being explored in modern physics. जो मॉडर्न फिजिक्स है बच्चों, वो इन सब चीजों पे रिसर्च कर रही है कि एक वक्त में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि एक ही साथ एक ही दो जगह एक साथ एक ही वक्त में मौजूद रह सकती है। क्या इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है, उन्हीं दो पैरेलल वर्ल्ड्स में शिफ्ट कर सकता है, कभी इस यूनिवर्स में आ जाए, कभी दूसरे यूनिवर्स में चले जाए। और सिर्फ पैरेलल यूनिवर्सेस ही नहीं बल्कि मल्टी यूनिवर्स की बात भी कही जाती है कि ऐसे बहुत सारे हजारों यूनिवर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्स में रह रहे हैं, दूसरे यूनिवर्स के बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मल्टीवर्स की बातें भी की जाती है। ये सब अभी लॉजिकल लगती है, लेकिन आने वाले समय में और मॉडर्न फिजिक्स में भी इन पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, एक्सप्लोरेशन चल रही है। What we dismiss as fantasy or mental escape might represent human intuition about future scientific discoveries. हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस चैप्टर में चार्ली को क्या कह रहे हैं कि चार्ली एस्केप करने की सोच रहा है, वो यहाँ से भागना चाहता है, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इस तरह से इमेजिनरी चीजें बना रहा है, टाइम ट्रेवल कर रहा है और पैरेलल यूनिवर्स की बातें कर रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये सारी चीजें क्या हो पाए, रियल हो पाए। उसने वो जो इमेजिनेशन कर रहा है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ऐसी डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो सके। इतना क्लियर है बच्चों? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम फर्दर क्वेश्चंस को और आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।